बुलेटिन की शुरुआत अंबेडकर पर मचे सियासी घमासान से करेंगे। महज 2 दिन पहले संविधान पर चर्चा के बहाने संविधान की कस्में खाई गई और अंबेडकर के सहारे राजनीति साधने के दांव पेच खेले गए। लेकिन सियासत देखिए, 2 दिन बाद ही उन्हीं अंबेडकर का अपमान और आज सियासत के लिए अंबेडकर के नाम पर संसद से सड़क तक ऐसा संग्राम छिड़ा कि संसद में सिर्फ फुटअव्वल होती नजर आई। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। यानी जो भारतीय संसद में कभी नहीं हुआ। कितने बड़े बड़े मुद्दों पर ऐसी महाभारत नहीं छिड़ी जैसे अंबेडकर के अपमान के बहाने आज छिड़ी। कांग्रेस सांसद कभी संसद कैंपस में प्रोटेस्ट करते दिखे, कभी रैंप पर खड़े होकर, तो कभी सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने। और अंजाम ये तस्वीरें हैं। 2 सांसदों के सिर फूट गए, तब जाकर सियासी घमासान कुछ कम हुआ। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी। इस घटना ने सत्ता और विपक्ष दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल सत्ता से कि विरोध के नाम पर पूरे विपक्ष को आप संसद में घुसने से कैसे रोक रहे थे, और सवाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी, भला ये कैसा प्रदर्शन कि सत्ता पक्ष के 2 सांसदों को अस्पताल पहुंचा दिया गया और फिर कैमरे पर आकर कह दिया कि हुआ है तो हुआ है। देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। यानी 2 सांसद अस्पताल पहुंच गए और राहुल गांधी कह रहे हैं कि धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। कुल मिलाकर संसद का ये संग्राम अब बीजेपी के 2 सांसदों के घायल होने के बाद थमने वाला नहीं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब वीडियो वॉर शुरू हो चुका है। दोनों दलों ने वीडियो जारी कर एक दूसरे पर धक्का मुक्की का आरोप लगा दिया है। बीजेपी राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रही है तो कांग्रेस अपने अध्यक्ष को धक्का दिए जाने की बात कह रही है। पहला वीडियो बीजेपी ने जारी किया, उसमें राहुल गांधी धक्का मुक्की करते तो नहीं दिख रहे, उल्टे बीजेपी सांसद राहुल गांधी शर्म करो की बात कहते नजर आ रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। बीजेपी के वीडियो वार पर कांग्रेस ने पलटवार में देर नहीं लगाई और फौरन एक वीडियो जारी किया गया। शायद ये राहुल गांधी के बचाव की कोशिश और बीजेपी पर वार का हिस्सा है। वीडियो में प्रियंका गांधी महिला सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी सांसद रास्ता रोके खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस जय भीम के नारे लगा रही है। कांग्रेस का दावा है कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इस दौरान धक्का मुक्की की गई। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सारा रास्ता रोक लिया, किसी को अंदर आने नहीं दिया। उसमें हमारे धक्कम दुक्की में हमारे दलित नेता सबने गिरते हुए देखा। कांग्रेस के आरोपों से अलग बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बीजेपी की महिला सांसदों के साथ अनुराग ठाकुर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी संसद के अंदर और संसद के बाहर अराजकता फैलाना चाहते हैं, गुंडागर्दी करना चाहते हैं। ये देश को बर्दाश्त। यानी दोनों दल एक दूसरे पर संसदीय मर्यादा लांघने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जनता के सामने हर तस्वीर है और वो देख रही है कि कौन सही और कौन क्या गलत कर रहा है। और हम आपको बता दें कि हंगामा सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं हुआ, बल्कि अमित शाह के बयान के खिलाफ पूरे देश में आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी। यानी संसद से सड़क तक जोरदार सियासी घमासान। पटना से लेकर चेन्नई तक और अहमदाबाद से जम्मू तक ये प्रदर्शन करते कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का हुजूम है, जो अमित शाह के बयान के विरोध में सड़क पर उतरे हैं। हाथों में अंबेडकर की तस्वीर और जय भीम के नारे। मुद्दे को महाभारत में बदलने को आतुर कांग्रेस ने सड़क से संसद तक पुरजोर विरोध कर बीजेपी को सीधी चुनौती दी है। लिहाजा बीजेपी भी अब राहुल गांधी के धक्का मुक्की को बड़ा मुद्दा बना रही है। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। यानी कांग्रेस बीजेपी के हर वार पर जोरदार पलटवार में लगी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी एक से बढ़कर एक तीखे हमले हो रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहा था तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। यानी जवाब में बीजेपी अब राहुल गांधी पर महिला सांसदों से धक्का मुक्की के आरोप भी लगा रही है और शर्मसार करने वाली घटना करार दे रही है। जिस तरीके के आचरण एक एलओपी के द्वारा और कांग्रेस जैसे ऐसी पुरानी पार्टी
100 साल से भी ज्यादा पुरानी पार्टी, उसके द्वारा जिस तरीके का आचरण दिखा गया, ये सच में डेमोक्रेसी को शर्मसार कर देने वाली घटना है। कांग्रेस एक जमींदारी मानसिकता से ग्रसित है। हालांकि बात बाबा साहेब अम्बेडकर की है तो सिर्फ राहुल गांधी पर आरोप लगाने से बीजेपी बचती नजर नहीं आ रही, क्योंकि मायावती ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। बहरहाल बाबा साहेब अम्बेडकर पर अमित शाह के बयान के बाद पूरा विपक्ष हमलावर है। हालांकि सवाल राहुल गांधी पर भी उठ रहे हैं, लेकिन अमर्यादित आचरण के पर्दे के पीछे अम्बेडकर का मुद्दा बीजेपी छिपा पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह के दिए बयान के बाद अब सियासी संग्राम जारी है। बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनडीए के सहयोगी दलों जेडीयू और टीडीपी के मुखिया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी के जरिए एनडीए के सहयोगी दलों से अंबेडकर के मुद्दे पर समर्थन की अपील की। केजरीवाल ने नीतीश कुमार को लिखा कि बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉज से सम्मानित किया था, जिन्होंने भारत के संविधान को रचा और समाज के सबसे वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने का सपना देखा, उनके बारे में ऐसा कहने का साहस आखिर बीजेपी ने कैसे किया? इससे देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। ये बयान देने के बाद अमित शाह जी ने माफी मांगने की बजाय अपने बयान को उचित ठहराया। प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह जी के बयान का समर्थन किया। इसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। लोगों को लगने लगा है कि बाबा साहेब को चाहने वाले अब बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने एनडीए के प्रमुख घटक तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आपको ये पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूँ, जो न केवल हमारे संविधान से जुड़ा है, बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान और विरासत से भी जुड़ा है। हाल ही में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की बाबा साहेब के बारे में की गई टिप्पणी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर बोलना आजकल फैशन बन गया है। ये टिप्पणी न केवल अपमानजनक है, बल्कि बीजेपी के बाबा साहेब और हमारे संविधान के प्रति दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। साथ ही दिल्ली में अमित शाह के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और मंच से अमित शाह पर निशाना साधा। इन्होंने हमारे भगवान का अपमान किया है। ये सावरकर को मानते हैं, मानो, हमें कोई तकलीफ नहीं, जिसको मर्जी मानो तुम अपना भगवान। हम तो अपने बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। हमने तुमको कुछ नहीं बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे भगवान के खिलाफ बोलने की? लखनऊ में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता प्रभात पांडे की संदिग्ध मौत को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल परिवार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस मसले पर कांग्रेस और बीजेपी भी अब आमने सामने है। गोरखपुर में प्रभात पांडे के अंतिम संस्कार में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय पार्टी नेताओं के साथ शामिल हुए। लोगों ने प्रभात पांडे अमर रहे के नारे लगाए, लेकिन दूसरी तरफ नारेबाजी के दौरान धक्का मुक्की भी हुई और नेताओं को वापस जाने के नारे लगाए जाने लगे और जमकर हंगामा हुआ। लेकिन इस बीच परिवार ने कई सवाल खड़े किए, जिसके मुताबिक कांग्रेस कार्यालय में 2 घंटे तक बॉडी क्यों पड़ी रही, कांग्रेस दफ्तर में प्रदर्शन के लिए किसने बुलाया और गेट पर गिरने के बाद अस्पताल की जगह दफ्तर के अंदर क्यों ले गए। अब परिवार इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहता है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया कि प्रभात अंदर कैसे पहुंचा, उसे कौन अंदर ले गया। और आपने तस्वीरें अगर देखी होगी तो जिस स्थिति में ऐसा लग रहा है कि ले जाके लिटा दिया गया हो उसको। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के नाम केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं लखनऊ में भी कांग्रेस ने एक शोक सभा की और प्रभात पांडे की मौत को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रभात पांडे के अंतिम संस्कार में जाने से रोकने के लिए कई जगह पुलिस की तैनाती थी। कांग्रेस ने प्रभात की मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए। निश्चित तौर से पुलिस की मार से ये साबित करता है, ये रोक रहे हैं, ये साबित करता है पूरी तरीके से इसमें सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन के द्वारा उसकी हत्या कराई गई। हर स्थिति में कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, वो बच्चा जो आपने बरगला करके अपने कार्यालय बुलाया था, वो बेरोजगार था, आपने उसको किस ढंग से यूज किया कि आपके कार्यालय में ही उसकी डेथ हो गई, आप उसको फर्स्ट एड तक नहीं दिला पाया। दरअसल बुधवार को कांग्रेस ने लखनऊ में प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रभात पांडे की मौत की खबर आई, लेकिन सभी को इस बात का इंतजार है कि आखिर प्रभात की मौत कैसे हुई। आपने वो फिल्म तो देखी होगी, बत्ती गुल मीटर चालू।
लेकिन संभल वाले बर्क साहब का हाल इसके ठीक उल्टा है। उनके घर बिजली मीटर तो लगा है, लेकिन 1 साल की रीडिंग बेहद कम आई है, जिसके बाद बिजली विभाग ने सांसद का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सांसद बर्क के घर 2 LED लाइट लगी थी जो 130 वॉट बिजली कंज्यूम कर रही थी। 81 LED बल्ब लगाए गए थे, 729 वॉट के थे। तीनों फ्लोर मिलाकर 13 सीलिंग फैन लगाए गए थे जो कुल 780 वॉट बिजली खपत करते हैं। बर्क के घर में 3 AC लगे थे जो 6600 वॉट के हैं। वहीं एक माइक्रोवेव मिला जो 1250 वॉट का है। साथ ही बर्क के घर से 2000 वॉट का एक गीजर और 2000 वॉट का ही एक हीटर भी मिला। बावजूद इसके सांसद के घर बिजली बिल में 1 साल की रीडिंग ना के बराबर है। चुकी है। बिजली विभाग ने अपनी जांच में पाया है कि बर्क के घर में जितने लोड की बिजली सप्लाई होती है उस क्षमता से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल घर में हो रहा था। जियाउर रहमान के घर पे जो बिजली जलाई जा रही थी 16 किलो वाट का इस्तेमाल हो रहा था। ये जानकारी संतोष त्रिपाठी जो यहाँ पर SDO थे वो ये जानकारी दी है। तो एक बड़ी खबर जी न्यूज पर आप सुन सकते हैं, 16 किलो वाट का इस्तेमाल हो रहा था। जांच में बर्क के घर बिजली चोरी पकड़ी गई है और मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई और मीटर की MRI की गई। मीटर MRI में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है, जिसके आधार पे हम लोग विद्युत चोरी की धारा 135 के तहत जो है प्राथमिकी दर्ज कराए। हैरानी इस बात की है कि बर्क के घर मीटर रीडिंग 0 मिली, लेकिन जांच के दौरान ग्राउंड से लेकर दूसरे फ्लोर तक भारी मात्रा में बिजली कंज्यूम की जा रही थी। ग्राउंड फ्लोर पर टोटल 3253 यूनिट का इस्तेमाल हो रहा था। फर्स्ट फ्लोर पर टोटल 8234 यूनिट का इस्तेमाल हो रहा था और सेकंड फ्लोर पर टोटल 4993 यूनिट बिजली कंज्यूम होने की बात सामने आई। दरअसल बिजली विभाग की टीम भारी सुरक्षा बल के साथ सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची थी, जहां उन्होंने बर्क के घर बिजली की खपत और लोड की जांच की। अधिकारियों ने बताया कि उनके घर पर 3 मीटर लगे थे। इनमें से 2 मीटरों के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आई है। संभल में एक्शन के साथ ही अब सांसद बर्क के घर की बत्ती भी गुल हो चुकी है। सांसद के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है और इलाके में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। भारी सुरक्षा फोर्स की मुस्तैदी में सांसद के घर की बिजली सप्लाई काट दी गई। जियाउर रहमान के घर में 0 मीटर रीडिंग के बाद प्रशासन एक्शन में है। हालांकि इस दौरान सांसद बर्क के पिता पर धमकी देने का भी आरोप है। बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया उनके घर की बिजली काटने के दौरान धमकी दी गई है और सरकार बनने का इंतजार करने के लिए कहा। अब रविंद्र ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा जो है जो आप लोग काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ। बिजली विभाग में अधिकारियों को मिल रही धमकी के बाद संभल में एक बार फिर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर गली मोहल्ले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोकल पुलिस के साथ PSC के जवानों को तैनात किया गया है। लगातार संभल में पुलिस की कार्रवाई चल रही है, चाहे वो बिजली चोरों के खिलाफ हो या फिर मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई जाने को लेकर या बुलडोजर कार्रवाई को लेकर। इसलिए संभल के अंदर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। लेकिन चाहे धमकी का मामला हो या फिर बिजली चोरी के बाद बर्क के खिलाफ एक्शन, इसको लेकर पूरे संभल को छावनी में बदल दिया गया है और बिजली विभाग के साथ योगी फोर्स लगातार एक्शन में है। समोसे के पीछे CID लगाने वाली हिमाचल सरकार के पीछे अब विपक्ष पड़ गया है। डिनर में जंगली मुर्गे का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी ने आज धर्मशाला के तपोवन विधानसभा में प्रदर्शन किया और बीजेपी विधायक ये नारा लगाते हुए सुनाई दिए कि सुखू भैया जंगली मुर्गा किसने खाया। जंगली मुर्गा किसने खाया? सुखू भैया जंगली मुर्गा किसने खाया? बीजेपी का दावा है कि शिमला के टिक्कर गांव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के रात्रि भोज में कथित तौर पर मुर्गा परोसा गया था, जिसका एक कथित वीडियो भी खूब वायरल हुआ। जंगली मुर्गा इनको दो ना, जंगली मुर्गा यार ये जो कर्नल साहब खाता अरे कौन है? अब इसी वीडियो को मुद्दा बनाकर बीजेपी सड़क से सदन तक प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि ये कोई साधारण मुर्गा नहीं है जो आसानी से बाजारों में मिल जाता है।
बल्कि ये है हिमाचल का जंगली मुर्गा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जंगली मुर्गा का शिकार प्रतिबंधित है। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में जंगली मुर्गा पाया जाता है और इसका शिकार कानूनी अपराध है। जंगली मुर्गा खाने वाले को जेल तक हो सकती है क्योंकि ये संरक्षित जीव है, साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे को इतना तूल दे रही है। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर एक बार फिर महिला मतदाताओं पर टिक गई है। सीएम नीतीश 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं और दावा किया है कि नीतीश कुमार अपनी यात्रा के जरिए महिला और युवा वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार की ये 15वीं यात्रा है। नीतीश कुमार अब तक बिहार में 2005 से 14 यात्रा कर चुके हैं। यह 15वीं यात्रा है। इस 15वीं यात्रा के जरिए नीतीश कुमार महिला और युवा वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश की इस यात्रा पर सियासत शुरू हो गई। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने नीतीश की प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा करार दिया। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन पर जमकर हमला बोला। रोहिणी ने कहा कि साल का अंत आते ही चाचा जी पिकनिक मोड में आ जाते हैं। इस बात की प्रगति ये बिहार की दुर्गति कर दी है। हर मामले में बिहार फिसड्डी है। बिहार में तो क्या हाल है बिहार का, ये सबको पता है। और आरजेडी के आरोपों का जेडीयू ने भी जवाब दिया। पार्टी के नेता नीरज कुमार ने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी किन रणनीतियों के साथ उतरेगी, इसे तय करने में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा से काफी लाभ मिलेगा। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप संपत्ति सृजन की चिंता करिए, सर्वे हो रहा दाखिल खारिज की चिंता करिए। हम प्रगति यात्रा में निकलेंगे और 50% महिलाओं का जो योगदान है उसको चिन्हित करेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस यात्रा को टाल दिया। आरजेडी ने दावा किया कि तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना के ऐलान के बाद ही नीतीश घबराए हुए हैं और यही वजह है कि उन्होंने महिला संवाद यात्रा को टालकर प्रगति यात्रा पर जाने का फैसला किया। पटना एम्स के सुरक्षा अधिकारी पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने अब एक्शन तेज कर दिया है। दानापुर पुलिस ने आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और दानापुर में पिंकू यादव और उनके रिश्तेदार के ठिकानों पर छापेमारी की। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अधिकारी पहुंचे तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने छापेमारी में कई दस्तावेज बरामद किए हैं, साथ ही 11 लाख कैश, 3 अवैध बंदूक और 1 नोट गिनने की मशीन भी जब्त की। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़ी वर्दी और जैकेट भी बरामद किए। पुलिस कुर्की का नोटिस भी लेकर पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ही आरोपी ने सरेंडर कर दिया। हमारे पास कल सूचना मिली थी कि कोतवा गांव में बहुत सारी अवैध गतिविधियां चल रही हैं, तो उसमें हमने जो एक हमारे केस है 284/24, उसका जो प्राथमिक अभियुक्त था उसके जो ठिकाने थे उन पर हमने छापेमारी की थी। तो छापेमारी के क्रम में हमने बहुत सारी चीज़ें बरामद की हैं। छापेमारी के दौरान विनोद यादव के घर से बरामद दस्तावेजों से पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिलने के आसार हैं, जिनकी जांच की जा रही है। साथ ही आगे की कार्रवाई भी इसी आधार पर की जाएगी। इसके अलावा पुलिस इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम का एक भड़काऊ बयान सामने आया है। फिरहाद हकीम ने दावा किया कि ज्ञानवापी और संभल के मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है और उन्होंने ये बयान फुरफुरा शरीफ में आयोजित एक सभा के दौरान दिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब कोई मुस्लिम समुदाय का शख्स मुस्लिमों के हित की बात करता है तो वो सांप्रदायिक हो जाता है, लेकिन अगर कोई हिंदू बात करे तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। फिरहाद हकीम ने मंदिरों में मस्जिद ढूंढने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर मस्जिद के नाम पर मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र अब नागपुर बनता जा रहा है। नागपुर में पहले फडणवीस कैबिनेट का विस्तार और शपथ ग्रहण और उसके बाद लगातार महायुति के नेताओं का नागपुर दौरा इसकी बानगी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शिवसेना अध्यक्ष और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शरण में पहुंच गए।
नागपुर स्थित रेशमबाग के स्मृति मंदिर में एकनाथ शिंदे ने अपने नेताओं के साथ आरएसएस संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान शिंदे ने शिवसेना और आरएसएस के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों के विचार एक जैसे हैं। संघ परिवार जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं। इसलिए हमारी शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी और आनंदी जी के मार्गदर्शन में उनके विचार और संघ परिवार के विचार भी एक समान है। असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़े टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ा था, जिनके निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कई हिंदूवादी संगठन थे। असम एसटीएफ ने ऑपरेशन प्रघात को केरल और पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से चलाया और अलग अलग जगहों से कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है, जिनमें बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद साद रदी, मिनारुल शेख, मोहम्मद अब्बास अली को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया, जबकि नूर इस्लाम मंडल, अब्दुल करीम मंडल, मोजिबुर रहमान, हमीदुल इस्लाम और इनामुल हक को असम के अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया। कई महीनों तक चले इस खुफिया ऑपरेशन के बाद इस टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ और अलकायदा और बांग्लादेशी आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्ध हिरासत में लिए गए। इनका मकसद चरमपंथी विचारधारा फैलाना और देश भर में स्लीपर सेल बनाना था। 17-18 दिसंबर की रात को असम, केरल और पश्चिम बंगाल के अलग अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। गिरफ्तार आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, संदिग्ध ऐप, बांग्लादेश में प्रकाशित धार्मिक पुस्तकें मिली। इसके अलावा एक बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्र समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। असम पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और फालाकाट में कई बैठकें भी की थी, जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य हिंदू संगठनों को निशाना बनाने की साजिश रची गई। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 16 ठिकानों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की रेड हुई है। कल्पतरू ग्रुप के ठिकानों पर ये रेड हुई है। नोएडा, आगरा समेत कई शहरों में ये छापेमारी की गई है। 1 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। कई अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। कल्पतरू ग्रुप के ठिकानों पर ये रेड हुई है ईडी की, और नोएडा, आगरा जैसे कई बड़े शहरों में ये रेड हुई है ठिकानों पर। उत्तर प्रदेश के 16 ठिकाने हैं जिन पर ये ईडी की रेड हुई है। 1 करोड़ के करीब कैश बरामद हुआ है और कई अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले जिनकी अब जांच की जाएगी। उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्य प्रचंड ठंड की चपेट में है। श्रीनगर में इस मौसम का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। दावा है कि अगले 4 दिनों तक ऐसे ही ठंड जारी रहेगी। और ये दावा मौसम विभाग की ओर से किया गया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -6 डिग्री दर्ज किया गया, यानी बुधवार की रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही, जिससे न सिर्फ डल झील बल्कि इलाके में पानी की आपूर्ति करने वाली लाइनें भी जम गईं। कमोबेश यही हालात पहलगाम और गुलमर्ग में दिखे। पहलगाम में न्यूनतम तापमान -6.8 डिग्री जबकि गुलमर्ग में -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस वक्त हम डल झील के किनारे खड़े हैं और आप जहां तक नजर दौड़ा सकते हैं वहां तक देखिए कोहरा जमा हुआ है। बर्फ की परत जो है डल लेक के इस हिस्से में पूरी तरह से छा गई है। और आज अगर हम तापमान की बात करें तो श्रीनगर में -6 रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में ठंड का टॉर्चर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं पड़ा बल्कि पशु पक्षी भी इससे प्रभावित हुए, क्योंकि पानी के स्रोत जम गए, जिसके बाद कुछ कबूतर जमी बर्फ से पानी पीने की जद्दोजहद करते दिखाई दिए। राजस्थान के कई इलाके भी भीषण ठंड की चपेट में हैं। अजमेर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं झारखंड के बोकारो में ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। ठंड की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया, जबकि कड़ाके की सर्दी के बीच कुछ लोग अलाव तापते दिखाई दिए। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। उत्तर भारत में इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में तो तापमान 1 से 2 डिग्री तक पहुंच गया है। ये वीडियो कानपुर का है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जगह जगह आग जलाकर लोग खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर में इस समय तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में भी हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। चंबल अंचल में लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। चंबल में न्यूनतम तापमान 5 से 4 डिग्री तक पहुंच रहा है। राजस्थान के माउंट आबू में भी खून जमाने वाली ठंड पड़ रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक पहुंचा गया है।
लोग आग जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। भीषण ठंड की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। यूपी के हमीरपुर जिले में भीषण कोहरा ने हाहाकार मचा रखा है। कम विजिबिलिटी और ठंड की वजह से सड़क पर गाड़ियां रेंग रही हैं। हाईवे पर तो घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते गाड़ियां भी नजर नहीं आ रही हैं। ठंड और गलन से बचने के लिए यहाँ भी लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का महाकुंभ लगने वाला है। महाकुंभ मेले को 4000 हेक्टेयर में बसाया गया है, जिसके लिए देश से कई राज्यों से श्रमिक मेला क्षेत्र पहुंचे हैं। योगी सरकार भी श्रमिकों और उनके परिवार का पूरा ख्याल रख रही है। और महाकुंभ को बसाने में लगे श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए कुंभ विद्या नाम से प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं, जिसमें श्रमिकों के बच्चों को बाकायदा कक्षावार तरीके से शिक्षा दी जाती है और इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों की तैनाती की गई है। उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो तो हमारे विभाग ने कहा कि इस तरह से विद्यालय हम बनाते हैं और उन बच्चों को एनरोलमेंट करते हैं जो अगले 2-3 महीने तक, जब तक कुंभ के दौरान रहेगा भाई मेला तक, जब तक हम लोगों का उनको पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, महाकुंभ क्षेत्र में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास भी बनाए गए। कुंभ विद्या प्राथमिक विद्यालय में अब तक 100 से ज्यादा अलग अलग कक्षाओं के लिए एनरोलमेंट हुए हैं। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक यहाँ पर कक्षाओं का संचालन किया जाता है। इसमें सभी कक्षाओं में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। अगर आप वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारी ये खबर आप जरूर देखिए, क्योंकि अब ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन के लिए नए नियम जारी हो गए हैं। ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर प्रबंधन समिति ने ड्रेस कोड लागू किया है, जिसके बाद अब बांके बिहारी मंदिर में भारतीय पारंपरिक परिधान पहनकर ही प्रवेश मिलेगा। मंदिर प्रबंधन समिति ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है और मंदिर के प्रवेश मार्गों पर बैनर लगाकर श्रद्धालुओं को इस नियम से अवगत कराया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन ने भक्तों से अपील की है कि ठाकुर जी के दर्शन के लिए मर्यादित वस्त्र पहनकर आए। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट न पहने, मिनी स्कर्ट पहनकर ना आए, नाइट सूट पहनकर ना आए, कटी फटी जीन्स में ना आए, चमड़े की बेल्ट पहनकर भी ना आए। विश्व विख्यात ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में भक्त देश विदेश से आते हैं। कुछ भक्त अमर्यादित कपड़े पहनकर दर्शन के लिए आ जाते हैं, जिससे मंदिर की मर्यादा भंग होती है और धर्म प्रेमी भक्तों की भावनाएं भी आहत होती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ये एडवाइजर। कश्मीर के राजौरी जिले के बदहाल गांव में रहस्यमयी बीमारी से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 12 साल के एक और बच्चे की रहस्यमयी बीमारी से मौत हो गई, जिसके बाद इस अज्ञात बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। हालात ये है कि पूरे गांव में दहशत का माहौल है, लोग काफी डरे हुए हैं। कोटरंका का बडाल गांव, जहां पर रहस्यमयी बीमारी से ये जो 8वीं मौत है वो कल हुई है और अभी भी लगातार लोग पूरी तरह से दहशत में हैं। बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब जो है वो वहां सेटअप कर दी गई है। हैरानी की बात ये ही कि अब तक जो मौतें हुई वे सभी बदहाल गांव में ही हुई हैं। गांव वालों ने बताया कि जिन लोगों की मौत हुई उन्हें मामूली बुखार हुआ, उल्टी हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक ही गांव के 8 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बीमारी की पहचान और इलाज में तेजी लाने के लिए एक बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लैब को गाँव में भेजा गया। लोगों पे तो उधर पैनिक माहौल है, बहुत ज़्यादा सब डरे हुए हैं, क्योंकि देखो अभी 8वीं डेथ है सर, तो अभी तक वेरीफाई नहीं करवा पा रहे कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है सर। अभी और भी लोग बीमार हैं सर, और भी यही सुना है कि अभी तो ये मौसम चेंज हो रहा है तो सब जुकाम बुखार तो सबको लगा हुआ है। तो साथ ही हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी विशेषज्ञों की एक टीम को राजौरी भेजा। ये टीम मौत के कारणों और बीमारी के फैलने के तरीके की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, राजौरी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने खुद बदहाल गांव का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। इसके साथ ही लोगों से बुखार, खांसी या अन्य लक्षण महसूस होने पर तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करने की सलाह दी गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुलगाम के बेहीबाग गांव में हुई मुठभेड़ के दौरान जवानों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। हालांकि इस दौरान 2 जवान भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इससे पहले सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और पूरे इलाके को घेर लिया। बताया गया कि इस दौरान खुद को घेरा देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मुठभेड़ के दौरान जवानों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। मारे गए आतंकियों के नाम
मुश्ताक इत्तू, इरफान लोन, आदिल हाजिम, यासिर जावेद और फारूक नल्ली है। जो मुठभेड़ हुई है वो इस वर्ष की सबसे बड़ी मुठभेड़ है और इसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। 5 मिलिटेंट बताया जा रहा है कि स्थानीय है। वहीं इस मुठभेड़ में घायल दोनों जवानों का इलाज जारी है। जब हमारे सैनिक उसे सर्च के लिए तैयार कर रहे थे, उस समय टेररिस्ट ने अंधाधुंध मल्टीपल लोकेशन से फायर शुरू कर दिया, जिस फायर का जवाब हमारे साइक्लोन फायर से दिया और उनने कंप्लीटली पिन डाउन करके रखा और भाग जाने की उनकी कोशिश को विफल कर दिया। मारे गए आतंकियों के हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े होने की आशंका जताई गई। फिलहाल मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। और श्रीनगर से इस समय की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। श्रीनगर में रेशम कारखाने के पास भीषण आग लगी है। आग से रेशम कारखाने को भारी नुकसान पहुंचा है। राहत की बात बस ये है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर तैनात हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। ये देखिए, ये रेशम कारखाना है जिसमें भीषण आग लगी है। और रेशम आप जानते हैं कि बहुत तेजी के साथ जलता है। धागे होते हैं रेशम के और 6 दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं। बस गनीमत यह है कि इस समय इस इमारत में कोई मौजूद नहीं है, कोई हताहत नहीं हुआ है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने कत्लेआम शुरू कर दिया है। अब तक सिर्फ धमकियां मिल रही थी, अब एक हिंदू महिला और उसकी बेटी को मारकर लाश फंदे पर टांग दी गई है। और कत्ल का आरोप कट्टरपंथियों पर है। आरोप है कि महिला और उसकी बेटी को मारने के बाद टांग काट दिया गया। राजधानी ढाका से करीब 350 किलोमीटर दूर दिनाजपुर जिले में कट्टरपंथियों ने किस तरह कत्लेआम शुरू कर दिया है, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। हिंदू परिवारों को उनके घर में घुसकर मारा जा रहा है। हिंदू मंदिर जलाए जा रहे हैं। हिंदू परिवारों को धमकाया जा रहा है और ये सब हो रहा है यूनुस की नाक के नीचे। लेकिन हैरत की बात देखिए, हिंदुओं पर अत्याचार रोकना तो दूर, बांग्लादेश सरकार चुप्पी साध कर कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है और बांग्लादेशी जमात हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है। यानी एक तरफ बांग्लादेश में ISIS मॉड्यूल पर खुलकर खेल रहे कट्टरपंथी और दूसरी तरफ घरों में घुसकर होता हिंदुओं का कत्लेआम। ये दोनों घटनाएं इस बात की गवाह हैं कि यूनुस की तानाशाही में बांग्लादेश किन कट्टरपंथियों के कब्जे में जा रहा है। इधर मुजफ्फरनगर के मुस्लिम मोहल्ले में शिव मंदिर मिला है। इस मंदिर से भगवान की मूर्तियां गायब हो चुकी हैं और मंदिर का परिसर खंडहर हो चुका है, क्योंकि पिछले 10-15 साल से इस मंदिर को बंद रखा गया है। न पूजा पाठ होती है और न ही कोई इस मंदिर की तरफ आता है, जिसकी वजह से मंदिर का रखरखाव भी नहीं होता। बताया गया कि ये शिव मंदिर 1970 में बना था, लेकिन कभी हिंदू बाहुल्य रहे इस क्षेत्र में मुस्लिमों की संख्या बढ़ती गई और हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, जिसकी वजह से मंदिर पूरी तरह से खंडहर बन गया। अब इस शिव मंदिर पर प्रशासन की नजर पड़ी। भाई ये तो खस्ता हाली हो गया अपना आप ही, जब कोई आता जाता ही नहीं। मूर्ति तो पंडित जी ले गए होंगे, नहीं हमें ये इसके बारे में तो अभी भी वहाँ कोई हिंदू परिवार रहता है ना, उस गली में तो नहीं रहता। तो जब पिछले 40-45 सालों में क्या स्थिति थी मंदिर की? बहुत बढ़िया था, सब आने जाने थे। आज हालात ये हैं कि शिव मंदिर स्थापित तो है, लेकिन ना ही मंदिर में भगवान की मूर्ति है और ना ही कोई यहाँ पूजा अर्चना करने वाला, क्योंकि इस मोहल्ले में हिंदू जाने से कतराते हैं। मंदिर के आसपास का नजारा भी हैरान करने वाला है। यहाँ खास समुदाय के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। किसी ने छज्जे बढ़ा लिए तो किसी ने पार्किंग बना ली। ऐसे में अब इस मंदिर की पुनर्स्थापना की मांग फिर से होने लगी है। बरेली में भी एक मंदिर पर कब्जे की बात अब सामने आने के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। आरोप है कि मुस्लिम परिवार ने 250 साल पुराने मंदिर पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पुलिस टीम जांच में जुटी है। इस खबर को जी न्यूज पर प्रमुखता से दिखाया गया। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंच चुकी है और दावों के आधार पर जांच कर रही है। जी मीडिया ने खबर प्रमुखता से चलाई तो जिला प्रशासन जो है अब जागा है और उसकी एक टीम आई है यहाँ पे और यहाँ लोगों से बातचीत कर रही है। टीम का कहना है कि वो पहले जांच पड़ताल करेगी। जिस तरह से जो राकेश सिंह है, जो गंगा मंदिर के जो परिवार के वंशज है, उन्होंने मांग की थी कि ये गंगा मंदिर है और 1905 में ये मंदिर बना था। मंदिर का ये मामला बाकरगंज का है, जहाँ पर हिंदू परिवार ने मंदिर होने का दावा किया है। मंदिर के वंशज राकेश सिंह का कहना है कि 1905 में गंगा महारानी के मंदिर को उनके पूर्वजों द्वारा बनवाया गया था। उस वक्त बरेली के इस किला क्षेत्र से रामगंगा नदी गुजरा करती थी और गंगा महारानी का मंदिर लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र था।
लेकिन मंदिर के पुजारी ने समिति को किराए पर एक कमरा दे दिया, जिसमें वाहिद अली नाम का चौकीदार रखा गया, जिसने धीरे धीरे मंदिर पर कब्जा करवा दिया। ऐसे में अब इन दावों के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जिला प्रशासन हर एक पहलू की जाँच कर रही है। और अब बात उत्तर प्रदेश के गोंडा की करेंगे, जहां बुलडोजर एक्शन के बाद मंदिर की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है और इसी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है। क्योंकि खुद डीएम नेहा शर्मा मंदिर परिसर पहुंची और अपनी मौजूदगी में बुलडोजर से जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी नजर आई। बताया गया कि यहाँ 200 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और टीन शेड डालकर अतिक्रमणकारी वाहनों की पार्किंग करते थे, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस एक्शन में आई और बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। अतिक्रमण हटाने के बाद श्रद्धालु भी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की, साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ भगवान की आरती भी हुई। साधु संतों ने कहा, यहाँ लगभग 500 साल से पूजा अर्चना की जाती है। बीते काफी दिनों से मोहल्ले के रहने वाले लोग मंदिर की जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा कर चुके थे, जिसकी वजह से वहां पूजा पाठ में परेशानी हो रही थी। पिछले विगत कई वर्षों से कुछ अतिक्रमणकारी लोगों ने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा था, जिसमें टीन सेट वगैरह छा करके, कबाड़ी की दुकान खोल करके, पीपा वीपा रख करके, गाड़ियां खड़ी करके, कूड़ा करकट डाल के आना जाना रास्ता ही पूरा बंद कर रखा था। तो इसीलिए हमने जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दिया था कि अतिक्रमण हटाया जाए, रास्ता हमारा खोला जाए। आज के समय में बाल टूटना बहुत ही कॉमन समस्या है और ऐसे में इस परेशानी से बचने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट्स बाजार में आ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर पर बाल उगाने का दावा करने के साथ साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। कुछ ऐसी ही तस्वीर यूपी के मेरठ से आई, जहां लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लाइन में लगे ये लोग अपने सिर पर बाल उगाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे, लेकिन इस भीड़ के पीछे की सच्चाई बेहद हैरान करने वाली है। जो शख्स बाल उगाने वाला चमत्कारी तेल बेच रहा था, वो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। आरोप है कि इमरान और सलमान झूठा दावा करके बाल उगाने वाला तेल बेच रहा था, जिससे लोगों को एलर्जी हो रही थी। कई लोगों को खुजली भी होने लगी। ऐसे में मामला पुलिस के पास पहुंचा और बाल उगाने के नाम पर धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो गया। कुछ लोग प्रहलाद नगर में सिर में तेल लगाकर बाल उगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसमें वादी को जब तेल लगाया गया, उसके सिर में खुजली एवं एलर्जी हो गई है। पुलिस द्वारा इसमें जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल में सत्यता होने के बाद इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम इमरान, सलमान एवं समीर हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी कुछ दिन पहले कैंप लगाकर तेल बेच रहे थे, जिसमें दावा किया गया कि वो गंजे सिर पर फिर से बाल उगा सकते हैं। शिविर में भारी भीड़ जुटी, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी भी हुई, लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब कुछ ग्राहकों को एलर्जी सहित कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। जांच में ये भी पता चला कि बाल उगाने वाला गैंग मेरठ, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में भी कई लोगों को ठग चुका है और लाखों रुपए की कमाई कर चुका है। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गूगल मैप का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन किस लिए? कोई लोकेशन ढूंढने या रास्ता देखने के लिए ना। लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा में एक शातिर गैंग गूगल मैप पर चोरी के लिए घरों को ढूंढता था। इतना ही नहीं, ये गैंग उन घरों पर फ्लैग लगाकर मार्क कर देता था। फिर जिस दिन भी चोरी का मूड होता, उस घर को गैंग निशाना बनाकर खाली कर देता था। दरअसल इस गैंग को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो उनके मोबाइल में एक मैप था जिस पर फ्लैग लगे थे। पुलिस का शक गहराया तो पूछताछ शुरू की। चोरों ने बताया कि वो घरों की रेकी कर एमएपी पर फ्लैग लगा देते थे। एक दिन में कई घरों को इसी तरह मार्क करते थे। फिर जिस दिन भी चोरी करनी होती, मार्क किए घर को लूट लेते। यानी ये चोरों का गैंग बेहद शातिर तरीके से अपने शिकार चुनात था और इस काम में टेक्नोलॉजी की भी मदद लेते थे। इनका जो तरीका है वो ये है कि ये मेकअप नहीं करते हैं और घरों में घुस के चोरियां करते हैं। इनका जो तरीका है वो ये क्या करते हैं कि इनमें से एक लड़का है जो टेक्निकली एजुकेटेड है, वो अपने गूगल मैप में दिन में रेकी करके उन घरों को चिन्हित करते हैं और गूगल मैप में उसमें फ्लैग लगा देते हैं। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने पूरे गैंग को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कारतमंचा और तमाम चीजें बरामद हुई हैं। साथ में पुलिस ने उन घरों का मैप भी बरामद किया जिन्हें ये गैंग निशाना बनाने वाला था। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की लापरवाही ने 6 लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली। मामला भिंड जिले का है, जहां गलत ऑपरेशन करने से मरीजों की आंख की रोशनी चली गई। अब पीड़ितों ने प्रशासन से शिकायत की है, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल भिंड जिले ग्रामीण इलाके में 9 दिसंबर को नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों ने जांच कराई तो मोतियाबिंद बताया गया। फिर ग्वालियर के कॉलर अस्पताल में 6 बुजुर्गों का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज गाँव लौटे और आंख खोली तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
आरोप है कि गलत ऑपरेशन की वजह से उनकी आंखों की रोशनी गई। अब पीड़ित लोगों ने इस पूरे मामले में शिकायत तहसीलदार से की। मरीजों ने आरोप लगाया कि जिस आंख का ऑपरेशन करना था उसकी जगह दूसरी आंख का ऑपरेशन कर दिया गया। एक साथ 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली जाने की घटना से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। हैरत की बात यह है कि जिस नेत्र शिविर के बहाने ये ऑपरेशन किए गए, उस शिविर को लेकर सरकार या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई आदेश या अनुमति नहीं ली गई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के रिक्रूटमेंट मॉडल का खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार। ये तीनों युवक सोशल मीडिया के जरिए ISI से जुड़े हुए थे और कश्मीर में जिहाद के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। इन आरोपियों की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर ऑपरेशन चलाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि मध्य प्रदेश के तीनों युवक इंस्टाग्राम के जरिए ISI के रिक्रूटमेंट मॉड्यूल में शामिल थे। मॉड्यूल की मंशा भारत के भटके युवाओं को जिहादी बनाने की है। सोशल मीडिया के जरिए भर्ती होती है, ज्यादातर युवाओं को टारगेट किया जाता है और कश्मीर में जिहाद के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ISI की तरफ से किए जा रहे रिक्रूटमेंट के जाल में फंसे हुए थे। ऐसे में उनके साथ जुड़े अन्य संदिग्धों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है और तमाम कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी पूछताछ चल रही है। जो राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, जो राज्य की एजेंसीज हैं, उनके इनपुट को भी कोऑर्डिनेट किया गया है। आमतौर पर हनीमून डेस्टिनेशन को लेकर पति पत्नी के बीच बहस हो जाती है, विवाद हो जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के कल्याण में पति पत्नी की बजाय ससुर और दामाद के बीच ही विवाद हो गया। और ये विवाद इतना बढ़ गया कि आरोप है कि गुस्साए ससुर ने अपने ही दामाद पर तेजाब से हमला कर दिया, जिससे दामाद की हालत बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक युवक एबाद फाल्के का हाल ही में जक्की खोटाल की बेटी से निकाह हुआ था। एबाद हनीमून पर कश्मीर जाना चाहता था, जबकि ससुर जक्की खोटाल की इच्छा थी कि नव विवाहिता जोड़ा मक्का मदीना प्रार्थना के लिए जाए। इस बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से दामाद और ससुर के बीच विवाद चल रहा था। आरोप है कि दामाद मक्का मदीना जाने को राजी नहीं हुआ तो नाराज ससुर ने उस पर तेजाब से हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी ससुर मौके से फरार हो गया है, तो वहीं एसिड हमले में बुरी तरह से घायल दामाद का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। साथ ही पुलिस ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गुलदार के हमलों से ग्रामीणों को बचाने के लिए वन विभाग ने एक अनोखा तरीका अपनाया। वन विभाग की ओर से इलाके में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत लोगों को सुरक्षा के उपाय बताए गए। साथ ही लोगों में विशेष रूप से बनाए गए मुखौटे बांटे गए। वन विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें ये सिखाया कि मुखौटों को सही तरीके से कैसे पहना जाए। दरअसल गुलदार आमतौर पर पीछे से हमला करता है। सिर के पीछे मुखौटा पहनने से उसे ऐसा लगेगा कि उस आदमी की नजर गुलदार पर है, जिससे वो डर जाएगा। गुलदार ये समझेगा कि साहब इसका मुंह इधर को ना होकर के और इसका मुंह इधर को है, यानी आदमी का मुंह इधर को है, ये ऐसे काम करेंगे ये, तो गुलदार ये समझेगा कि साहब ये हमारी तरफ देख रहा है और हमें घूर रहा है, और वो जो ऑटोमेटिक जो डर करके भाग जाएगा। बिजनौर में गुलदार के लगातार हमले की वजह से लोगों में काफी खौफ है। लोग खेतों में काम करने के लिए जान से कतरा रहे हैं। उन्हें डर है कि न जाने कब गुलदार वहां आ जाए और उन पर हमला बोल दे। बताया गया कि अब तक गुलदार के हमलों में 26 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई लोग घायल हो चुके हैं। ये वजह रही कि वन विभाग ने अभियान चलाकर मुखौटा बांटने का फैसला किया, जिसके तहत धामपुर तहसील क्षेत्र में खेत में काम कर रहे किसानों को मुखौटे दिए गए। अच्छा, ये आपको मुखौटे दिए गए, आपको इससे लाभ दिखाई दिया? बहुत लाभ है। इस दौरान ग्रामीणों को खेतों में अकेले न जाने की, सतर्क रहने की और झाड़ियों में आवाज सुनाई देने पर तुरंत सतर्क रहने की सलाह दी गई।